अच्छा बेटा, अब जरा यहाँ पे ये देखिएगा, वी कैन एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन बाय यूजिंग, ये तो फैराडे लॉ के थ्रू इसने बताया हुआ है। और फैराडे लॉ क्या कहता था कि इफ वी चेंज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, the magnetic field of the primary coil is going to be changed, which is connected with the second। देखिए दोनों कॉइल फिजिकली कनेक्ट नहीं है, फिर इनके दरमियान में जो लिंक बन रहा है ये इनकी मैग्नेटिक फील्ड का लिंक है। तो द मैग्नेटिक लिंक जो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंडरी कॉइल वो चेंज होगा, विच इंड्यूसेस द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको चीजें स्टेप अप और स्टेप डाउन बता रहा था, ये बेसिकली किस चीज, कौन सा टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक। अब हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्या चीज, ट्रांसफॉर्मर, तो उसी चीज को ये आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको जरा देखिएगा। अब हम यहाँ पे इसको स्टडी डिस्कस वो इसको रीड कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब जो टॉपिक मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर रहा था, बेसिकली ये टॉपिक जो है कि ट्रांसफॉर्मर का है। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि इट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किस चीज की, म्यूचुअल इंडक्शन की। आपको पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन कौन से सोर्स पे होता है, एसी पे होता है। तो ट्रांसफॉर्मर अंडरस्टूड है कि हमेशा कौन सी सप्लाई पे काम करेगा, एसी पे। अगर ट्रांसफॉर्मर को आपने डीसी पे लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। अब ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड, किस लिए इस्तेमाल होता है ट्रांसफॉर्मर, आर यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज, बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए, किस चीज को, एसी वोल्टेज। ये एसी वोल्टेज की वेरिएशन के लिए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा था आखिर में एसी, इंक्रीज एंड डिक्रीज एसी वोल्टेज। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली काम किस पे कर रहा होता है, एसी वोल्टेज पे। यूजेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज कॉमन, आमतौर पे जो इसका इस्तेमाल होता है वो बहुत आम होता है, बिकॉज दे चेंज वोल्ट, क्योंकि ये चेंज करता है वोल्टेज को विद रिलेटिवली लिटिल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। यानी कि ये वोल्टेज को कम तो करेगा, लेकिन कम करने में आपका पावर लॉस जो होगा वो मिनिमम होगा। अब भाई देखिए पावर लॉस कैसे मिनिमम, आप एक चीज ये जानते हैं कि वोल्टेज को कम करने का मतलब क्या हुआ। भाई मेरे पास ये एक सोर्स दी हुई है, ये मेरे पास सोर्स दी हुई है एसी सोर्स। एसी सोर्स के सामने मैंने यहाँ पे एक रियोस्टेट लगाया, रेजिस्टर, और यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक डिवाइस है, कोई इक्विपमेंट है, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लॉक है या कोई भी ऐसी चीज है जिसको मैं क्या करा रहा हूँ, ऑपरेट करा रहा हूँ। ठीक है, ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऑपरेट किया जा रहा है। डिवाइस की को ऑपरेट करने का मतलब ये हो गया कि ये डिवाइस ऑपरेट हो रही है 12 वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे, जबकि मेरे पास इनपुट वोल्टेज आ रहा है 240 वोल्ट। अब ये बताइए कि मुझे यहाँ पे स्टेप डाउन करना होगा, यानी कि वोल्टेज को रिड्यूस करना होगा। अब वोल्टेज को कम करने के लिए मैं क्या करूंगा, रेजिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊंगा। जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ये रियोस्टेट हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा। और करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी कि वो करते करते कितने वोल्ट पे ले आएगा, जैसे 12 वोल्ट। अब जो 12 वोल्ट आप इस मशीन को दे रहे होंगे चलाने के लिए, ये मशीन इस पे आसानी से ऑपरेट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम जानते हैं क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि जो आपने इसे 12 वोल्ट पे रिड्यूस किया है, इसके अंदर जो हीट लॉस हुई है ये बेइंतहा ज्यादा है। यानी कि बेइंतहा ज्यादा होने का मतलब क्या है कि आपके सोर्स से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से ड्रॉ हुआ होगा, और फिर इस रेजिस्टेंस की वजह से, फिर वेरिएशन की वजह से यहाँ पे हीट लॉस, हीट और लाइट की फॉर्म में बहुत ज्यादा हुई होगी। यानी कि एनर्जी का वेस्टेज हुआ होगा यहाँ पर। वेस्टेज मुझे कैसे मिलेगा, मैं देखूंगा जब मैं इस रियोस्टेट को हाथ लगाऊंगा तो रियोस्टेट बिल्कुल गर्म हो रहा होगा, जिसका मतलब क्या है कि मेरी पावर का जो लॉस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो देखिए उसके अंदर हीट लॉस मिनिमम होता है। कैसे मिनिमम होता है, देखिए ये हुई प्राइमरी, ट्रांसफॉर्मर में भी क्या होता है, ऐसी प्राइमरी कॉइल होती है, और ये आपके पास रखी जाती है सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल। अब प्राइमरी से आपने जो वोल्टेज दिया, इसको सोर्स वोल्टेज, सपोज आप कितने वोल्ट दे रहे हैं, 240 वोल्ट दे रहे हैं। अब आपने प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपने बहुत सारे रखे, और सेकेंडरी में टर्न्स रिड्यूस कर दिए। यानी कि प्राइमरी में आपने सपोज 100 टर्न्स रखे हुए, सेकेंडरी में आपने 20 टर्न्स रखे। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स जब आपके पास 20 टर्न्स आएंगे तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब वोल्टेज सपोज ड्रॉप होकर कितने वोल्ट पे आ गया, 12 वोल्ट पे आ गया। 12 वोल्ट पे वोल्टेज आने के बाद जब ये फंक्शन करने लगेगा एसी सप्लाई के ऊपर, यानी कि ये 12 वोल्ट एसी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस ट्रांसफॉर्मर को हाथ लगा के देखेंगे कि ये हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल ठंडा होगा, कोल्ड होगा।
यानी कि किसी भी किस्म का हीट लॉस यहाँ पर नहीं हो रहा होगा। हीट लॉस ना होने का मतलब क्या है कि जो एनर्जी है उसका वेस्टेज नहीं हो रहा, मेरे पास बिलिंग नहीं बनेगी ज्यादा। जो ट्रांसफॉर्मर जो है वो बगैर हीट लॉस किए हुए वोल्टेज को इजीली क्या कर सकता है, वेरिएट। और ट्रांसफॉर्मर की एक और खास बात ये होती है कि रियोस्टेट तो सिर्फ वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है, ट्रांसफॉर्मर की खास बात ये है कि आप इससे वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं ये चाहूं कि यार 12 वोल्ट को मैं बढ़ा के 100 वोल्ट पे ले जाऊं या 220 पे ले जाऊं, तो ऐसा मैं कर सकता हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट की खूबसूरती ये है कि मैं 10 वोल्ट को 1000 वोल्ट पे ला सकता हूं और 1000 वोल्ट को 10 वोल्ट पे। जबकि डीसी के अंदर अगर आपके पास 12 वोल्ट डीसी है तो उसको मैं 10 9 8 7 तो कर सकता हूं, लेकिन 12 से 20 वोल्ट के ऊपर नहीं लेके जा सकता डायरेक्ट करंट। तो ये आपको समझ में आया होगा। इनफैक्ट मैनी डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस में ये इस्तेमाल होता है अपने घरों में, सच एज गेम्स में इस्तेमाल होता है, सिस्टम्स में इस्तेमाल होता है, प्रिंटर सिस्टम्स में। प्रिंटर आपको पता है डीसी के ऊपर वर्क करता है। स्टीरियो सिस्टम्स जो होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स, ये तमाम जगहों पे जो है मुख्तलिफ किस्म के चॉइस में इस्तेमाल होता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन में इस्तेमाल होता है। वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग। तो देखिए वर्किंग के लिए वही है कि ट्रांसफार्मर हैज टू कॉइल्स, दो कॉइलें होती हैं ट्रांसफार्मर में, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं ये। इंसुलेटेड होने का मतलब क्या है कि इन कॉइलों को, ये देखें पहले हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पर एक आयरन देख रहे हैं, ये आयरन यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये आयरन का कोर बनाया हुआ है, ये और ये एक आयरन का इस तरीके से हम कोर बनाते हैं। और इस कोर को हम क्या करते हैं, ये आयरन कोर है। तो जो आयरन कोर आपको दिया हुआ है, एक मिनट किधर चलेगा, ये रहा जो आपको आयरन कोर दिया हुआ है। उस आयरन कोर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको इसकी वाइंडिंग करते हैं कॉइल की। देखिए भाई, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है। इसमें आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा कि एक प्राइमरी है और दूसरी कौन सी है, सेकेंडरी है। बताओ अगर मैं इस तार को, वायर को, लोहे की प्राइमरी या सॉफ्ट आयरन कोर होता है उसके ऊपर अगर मैं वाउंड करता हूँ, वाइंडिंग कर देता हूँ इसकी, तो वाइंडिंग करने से करंट जो होगा वो इस कॉइल से, कोर से होता हुआ करंट यहाँ तक पहुंच जाएगा। जबकि करंट के रिलेटिवली मुझे दोनों को सेपरेट रखना है, फिजिकली इंटेक्ट नहीं होती, जुड़ी हुई नहीं होती फिजिकली कॉइल्स। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो तार होता है ना, तार, ये जो वायर दिया हुआ है, इस वायर को हम लेमिनेशन कर देते हैं। लेमिनेटेड वायर होता है, कोटेड वायर होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग होती है। तो वो इंसुलेशन की कोटिंग जो होती है वो करंट को इस आयरन कोर के थ्रू पास नहीं होने देती। तो करंट जो होता है वो सिर्फ प्राइमरी कॉइल में से पास होगा और सेकेंडरी कॉइल में से। अब ये होता क्या है, प्राइमरी कॉइल में से जब करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन से ट्रेवल करती हुई कहाँ पहुंच जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस सॉफ्ट आयरन से ट्रेवल करती हुई सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचती है। और सेकेंडरी कॉइल में देखो तुम, नंबर ऑफ टर्न्स इन्होंने ज्यादा रखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ 5 हैं और सेकेंडरी के कितने, 20 हैं। तो बताइए मैं इस ट्रांसफॉर्मर को, ट्रांसफॉर्मर की टाइप्स होती है, इस ट्रांसफॉर्मर को मैं स्टेप अप कहूंगा। क्यों स्टेप अप कह रहा हूं, क्योंकि ये वोल्टेज के इंक्रीज करने में इस्तेमाल है। अब तुम खुद सोचो कि एक टर्न 5 है और दूसरी तरफ टर्न क्या है, 20 है। तो बताइए 5 से 20 कितने टाइम्स हुआ, ये 4 टाइम्स हुआ ना। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी जो है उसके टर्न्स प्राइमरी के रिलेटिवली 4 टाइम्स है। तो मैं कहूंगा कि सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो प्राइमरी के रिलेटिवली भी क्या होगा, 4 टाइम्स होगा। यानी कि देखिए 5 से 20 हुआ, 4 टाइम्स हुआ। प्राइमरी का करंट कितना दे रहा है, वोल्टेज कितना दे रहा है, प्राइमरी का वोल्टेज 100 वोल्ट। तो सेकेंडरी का वोल्टेज कितने वोल्ट दे रहे हैं यहाँ पर, 400। देखिए 4 टाइम्स हुआ, यानी कि 100 वोल्ट को इंक्रीज करके किस पे ले आई है, 400 पे ले। अगर मैं टर्न्स बढ़ाता जाऊं तो वोल्टेज ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, जितनी मर्जी आए आप इसको इंक्रीज कर लो। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज हाउ वी कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि रेशियो ऑफ देयर वोल्टेजेस, प्राइमरी और सेकेंडरी, रेशियो ऑफ देयर टर्न्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड रेशियो ऑफ देयर करंट्स,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी, करंट को तो छोड़ दे, करंट को नहीं कहें, सिर्फ इन दोनों को कहा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेजेस का रेशो और प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट का रेशो, वो प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न्स का रेशो आपस में क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करेंगे करंट की, आई की, कि करंट के अंदर क्या चेंज आता है। तो करंट के रिलेटिवली ट्रांसफॉर्मर रिवर्स में काम करता है। करंट के रिलेटिवली ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस में काम करता है, रिवर्स में। अब जरा देखें रिवर्स में कैसे काम करेगा। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है, ये जो ट्रांसफॉर्मर दिया गया था, ये एक ऐसी डिवाइस है जिसमें पावर लॉस मिनिमम होता है, यानी कि जितनी इनपुट पावर होगी उतनी ही पावर कौन सी मिलेगी मुझे, आउटपुट पावर में। जितनी इनपुट पावर है उतनी ही आउटपुट। बताइए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, और आउटपुट का भी क्या होगा, वोल्टेज इनटू करंट। अगर मैं इनपुट पावर देखता हूं तो इनपुट पावर क्या होगा, पावर एट प्राइमरी कॉइल। तो इनपुट पावर क्या होगा, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी और करंट ऑफ प्राइमरी, ऐसे लिखा जाएगा। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी और करंट ऑफ सेकेंडरी, ये लिखा। इसका मतलब क्या है, क्या वोल्टेज और करंट का जो प्रोडक्ट होगा वो सेकेंडरी के वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, क्योंकि इनकी पावर लॉसेस जीरो होती है, ऑलमोस्ट नो पावर लॉस। तो इन दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा। अब तुम ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पे पावर ली है, सपोज ये इनपुट पावर कितनी थी, वोल्टेज इनपुट क्या था, 100 था, मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट जो है वो यहाँ पे देखिए कितने एम्पेयर दिया गया है, 10 एम्पेयर दिया। बताओ जब मैं 100 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 1000। 1000 वॉट जो है वो इसकी क्या आ रही है, इनपुट पावर आ रही है। ये पी इन है। बताइए जब पी इन 1000 आ रही है तो पी आउट भी कितनी आनी चाहिए, 1000। अच्छा सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, 400 वोल्ट है, मल्टीप्लाई। अब मुझे तो नहीं पता ना कि आउटपुट करंट कितना आ रहा है। तो बताइए अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा देता हूं तो इस करंट को ये खुद ब खुद क्या करेगा, आई की वैल्यू को ये रिड्यूस करेगा, कम करेगा, ताकि इसका प्रोडक्ट दोबारा से कितना आ सके, 1000 आ सके। क्योंकि पावर लॉस जो है वो 0 है और पावर इनपुट आउटपुट सेम होनी चाहिए। तो जो इनपुट करंट 110 था, 10 एम्पेयर था, वो अब रिड्यूस होकर अपनी वैल्यू को 2.5 पे ले आए। बताइए 400 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू विल गेट, 100। यानी कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अगर करंट वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो करंट जो होगा वो कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज डिक्रीज करूंगा तो करंट उसके रिलेटिवली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये याद रखें कि स्टेप अप, अगर मैं कहता हूं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है मेरे पास, तो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगी कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। कॉइल सेकेंडरी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हमेशा ज्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी से। बताओ इनपुट वोल्टेज हमेशा कम होगा सेकेंडरी का, सॉरी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, जो सेकेंडरी पे वोल्टेज मिल रहा होगा वो ज्यादा होगा वोल्टेज ऑफ प्राइमरी से, ठीक है। लेकिन तीसरी चीज, करंट ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी पे जो करंट आएगा वो कम होगा करंट, कौन से करंट से, प्राइमरी के करंट से। यानी कि स्टेप अप में वोल्टेज ऊपर जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से अगर स्टेप डाउन है ट्रांसफॉर्मर, मेरे पास स्टेप डाउन है जो कि वोल्टेज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो वोल्टेज को कम करने का मतलब क्या है कि अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टेज रिड्यूस हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, उसी के रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल ज्यादा होंगी किससे, सेकेंडरी कॉइल। और वोल्टेज तो ये मुझे लिखने की जरूरत नहीं, इसी के रिलेटिवली समझ। तो अगर आपसे कहे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स आर देयर, तो आप कहेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। इन a step up transformer used to increase the voltage, step up the voltage। इसके अंदर क्या होगा, the turns of primary secondary coil is more than the primary coil। और step down में क्या कहेंगे, the turns of primary coil is more than the secondary coil। ठीक है, तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। स्टेप अप और स्टेप डाउन के रिलेटिवली जो मेरे पास मेजर मेन फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला ये है आपके पास, कि वोल्टेजेस का रेशियो और इनके नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो आपस में क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। एक ये फॉर्मूला आता है, और दूसरा क्या है, पावर ऑफ प्राइमरी एंड पावर ऑन सेकेंडरी बोथ वुड बी द सेम वन, यानी कि वीपी और वीएस का प्रोडक्ट जो होगा वो आपस में सेम। ये 2 फॉर्मूले हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। स्टेप अप और स्टेप डाउन में भी पावर सेम रहेंगी, लेकिन स्टेप अप और स्टेप डाउन में वोल्टेजेस जो होंगे वो क्या करते हैं, वेरिएट करेंगे, करेंगे। अच्छा एक और चीज समझिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
बताइए अगर मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज रखी है तो चाहे वोल्टेज में कम और ज्यादा करूं फ्रीक्वेंसी तो 10 हर्ट्ज ही रहेगी ना। तो आउटपुट के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी कितने हर्ट्ज आएगी, 10 हर्ट्ज की आएगी। यानी कि एसी सोर्स जो होगा वो कन्वर्ट होगा एसी में ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डीसी बनने लगे। तो ये याद रखिएगा कि एसी सोर्स के वोल्टेज को रिड्यूस कम करने या बढ़ाने में ट्रांसफार्मर इस्तेमाल। ट्रांसफार्मर विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन डीसी। अगर ट्रांसफार्मर को तुमने डीसी पे लगा दिया तो ये काम नहीं करेगा। अब देखिए ये एक इन्होंने एग्जाम्पल दी है और एग्जाम्पल को ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज कर रहे हैं टू सप्लाई, किस चीज के लिए, सप्लाई करने के लिए वोल्टेज ऑफ कितना। भाई एक ट्रेन है, एक मॉडल ट्रेन है, कोई बच्चा खिलौना है ट्रेन का, उसको वो चला रहा है कितने वोल्ट पे, 12 वोल्ट पे। आपके घरों में जो वोल्टेजेस आते हैं वो 12 तो नहीं आते, ये कौन सा वोल्टेज हुआ, 12 वोल्ट है जो ट्रेन में चल रहा है। भाई देखिए ये खिलौने वाली ट्रेन है, ठीक है, ये कंपार्टमेंट है, ये कितने वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है, 12 पे। जो मेरे पास मेन सप्लाई आ रही है वो कितने वोल्ट पे आ रही है, वो आ रही है कितने वोल्ट पे, 240। मुझे जो इनपुट वोल्टेज मिल रहा है वो 240 वोल्ट है, बहुत ज्यादा है। तो बताइए इस 240 वोल्ट के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, ट्रांसफार्मर यूज किया। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा कि 240 जो इनपुट वोल्टेज आ रहा है इसको कम करके कितने आउटपुट वोल्टेज पे ले आए, 12 पे। देखें क्या कह रहे हैं ये, इफ अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू सप्लाई, कितना सप्लाई किया जा रहा है, 12 वोल्ट सप्लाई करने के लिए एक ट्रेन को। जबकि ड्रॉन करंट ऑफ 8, जो ट्रेन के पास करंट आ रहा है वो कितने एम्पेयर है, इसमें से जो आउटपुट करंट आई आ रहा है वो कितने एम्पेयर आ रहा है, 0.8 एम्पेयर। ठीक है, तो अब ये बताइए वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज। इस वाले केस में वोल्टेज वोल्टेज ऑन सेकेंडरी कॉइल जो है वो 12 वोल्ट, स्टेप डाउन। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज करूंगा वो कौन सा होगा, स्टेप डाउन होगा। बताइए वोल्टेज अगर डिक्रीज हो रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है 240 से, तो करंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए। यानी कि 8 एम्पेयर ज्यादा होगा और यहाँ पे करंट जो होगा वो क्या होगा, इसके रिलेटिवली यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, कम हुई होगी। समझ रहे हैं, वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होगा, वोल्टेज कम है तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा। यानी कि वोल्टेज यहाँ पे रिड्यूस हो गया है तो करंट यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज हुआ होगा। तो 0.8 वोल्ट इंक्रीज होके आया है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनपुट करंट जो होगा वो कम होगा। अब जरा देखें ये कैसे ऑपरेट करेगा। अब आपने तमाम वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पावर की, तो आप जानते हैं कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होती है। ठीक है, तो इनपुट पावर के लिए क्या लिखूंगा, वोल्टेज इनपुट मल्टीप्लाई बाय करंट इनपुट इज इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट मल्टीप्लाई बाय करंट आउटपुट, ऐसे लिखते हैं। अब बताइए इनपुट वोल्टेज कितना दिया गया था, 240 वोल्ट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 240 मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट, हमने मालूम करना है ये कि कितना इनपुट, देखें यही है ना, कैलकुलेट द करंट, करंट कैलकुलेट करो इन द प्राइमरी, प्राइमरी कॉइल के अंदर, प्राइमरी के अंदर करंट, तो इनपुट इनपुट करंट या प्राइमरी करंट आपने मालूम करना है। तो ये मैंने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट था और आउटपुट करंट जो आ रहा था वो कितना एम्पेयर आ रहा था, 0.8 एम्पेयर। तो ये मैंने 0.8 कर दिया। जब मैं इसे रख के सॉल्व करूंगा आई इनपुट के लिए तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर आएगा 0.04 एम्पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो करंट आएगा वो कितना आएगा, 0.04 एम्पेयर। यानी कि इनपुट करंट 0.04 था, आउटपुट कितना हुआ, 0.8। तो बताइए करंट इंक्रीज हो गया और वोल्टेज जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इन्होंने इसी को इस तरीके से करके सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन इन्होंने दिया है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है उसी के रिलेटिवली आपके पास ये रहता है। अब हम करने के लिए जा रहे हैं लास्ट टॉपिक जो कि पोटेंशियल यानी कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर, बल्कि आप ऐसा कीजिए इसको यहीं तक रखिए, कल की क्लास हम रखेंगे क्योंकि कल बॉयज के लिए भी क्लास करिए तो उसके साथ आपकी भी क्लास रख लेंगे दोनों की। ये जो लास्ट टॉपिक है ये फिर हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई कि वी एस ओवर वीपी और एन एस ओवर एनपी इसका फॉर्मूला है। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट पावर से इक्वल होती है। इसका पावर लॉस जो होता है वो मिनिमम होता है, कम से कम होता है, जिसके ऊपर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई के ऊपर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर को अगर आप डीसी पे अप्लाई करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, कोई आपको आउटपुट नहीं देगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा।
तो ये इंपॉर्टेंट। और ट्रांसफार्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना पे वर्क करता है। ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स होती है, एक स्टेप अप है, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज और स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपके जहन में ये चीज आएगी कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन वाले जो है, ये केएस वाले जो है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप करते हैं, एक पावर जनरेशन करते हैं एक बहुत दूर दराज एरिया। अब ये बताइए कि उनको वहां से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के लिए उनको बहुत हाई वोल्टेजेस चाहिए होते हैं। तो वो अपने ग्रिड स्टेशन जो होते हैं उनके बड़े बड़े, वहां पे वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, उन्होंने एक वोल्टेज जनरेट किया 100 वोल्ट, एक जनरेटर से 100 वोल्ट वोल्टेज जनरेट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, 100 से उसको 1 लाख वोल्ट तक ला सकते हैं, 1 लाख वोल्ट तक लेके जा सकते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएं, वो 1 लाख वोल्ट वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल बढ़ाते चले जाइए, बहुत ज्यादा बढ़ाते, प्राइमरी को बहुत कम रखें, तो आप 1 लाख वोल्टेज वोल्टेज जनरेट कर लेंगे। उसको पावर ट्रांसमिशन लाइन पे डालिए तो वो आसानी से आपके घरों तक पहुंच जाएगी। जब वो घर तक पहुंचेगी तो उसका वोल्टेज जो होगा, सपोज 1 लाख वोल्ट है, अब वो जो वोल्टेज 1 लाख, लेट सपोज के रिड्यूस होकर वो 1 लाख के बजाय आपके पास 80,000 पे पहुंच गया, तो जब घरों में दिया जाएगा तो 80,000 तो नहीं देना ना। तो आप अपने घरों के अंदर कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है वो उस वोल्टेज को ड्रॉप करता है और ड्रॉप करके 220 वोल्ट का सही वैल्यू रख के आपके घरों को प्रोवाइड करता है। अब आपके घर में जो 220 वोल्ट वोल्टेज आ रहा है, उस वोल्टेज से अगर आपने अपना मोबाइल चार्ज करना है जो कि 12 वोल्ट पर है, तो आप क्या करते हैं, आप अपना एक अडॉप्टर यूज करते हैं। अडॉप्टर को खोल के देखेंगे तो उसमें भी क्या होगा, एक ट्रांसफार्मर होगा, और वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा जो कि 240 वोल्ट से उसको रिड्यूस करके 12 वोल्ट के ऊपर लेके आएगा। तो इस तरीके से हम डिवाइसेस के अंदर वोल्टेजेस को वेरिएट, देख लीजिए ऑल्टरनेटिंग करंट मेरे अपने घरों में, आपके घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि मैं बाआसानी बहुत आराम से इस वोल्टेज को बगैर लॉस किए हुए कम और ज्यादा कर सकता हूँ। ये कैपेबिलिटी डायरेक्ट करंट के अंदर कतई नहीं है। डायरेक्ट करंट इस हवाले से बिल्कुल फारिग है। तो बस इसको यहीं तक रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरा बेटा क्वेश्चन कर लीजिए, वरना हम फिर इसको खत्म करते हैं। हाँ मेरा बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ मेरा सर हमने मोटर कंप्लीट कर लिया या रहता है? बेटा, मोटर हम कंप्लीट कर चुके थे। मोटर के अंदर हमने जितना पार्ट था वो पूरा मैंने क्लास के अंदर ही आप लोगों को करवा दिया था। मोटर हमने स्कूल के अंदर किया था, जिसके अंदर हमने मोटर के अंदर देखिए जो चीजें हमने देखी थी वो, अगर मैं यही इसमें तो नहीं होगी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, चल, एक मिनट, मोटर के अंदर जो चीजें हमने स्टडी की थी वो क्या थी। एक मिनट, ये पढ़ी थी हमने मोटर के यहाँ से। देखिए एक मिनट, मैं इसे बड़ा करता हूँ ताकि आपको नजर आ सके। देखें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर था जो हमने स्टडी किया था। देखिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आया, स्टडी इफेक्ट, करंट का स्टडी इफेक्ट दिखाया था कि करंट पास होता है तो उसके क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। फिर राइट हैंड रूल पढ़ाया था, जिसको हम कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन के लिए राइट हैंड रूल का पूरा फिनोमेना बताया था। फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी आपको बताया था कि वायर पास करके यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रख के टैपिंग करेंगे तो सर्कल्स बन जाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने कॉइल का बताया था कि इसमें से गुजरेगी तो राइट हैंड के अंदर यहाँ पे थंब जो होगा वो नॉर्थ पोल को और साउथ, ये हमने किया था। फिर यहाँ पे आपने टेम्परेरी मैग्नेट का देखा था, ये लॉ हमने चेक किया था। फिर हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था कि अगर मैंने नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर किसी वायर को रख दिया और करंट पास करूंगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। उस फोर्स के रिलेटिवली हमने देखा था कि वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली फैराडे से बताया था कि करंट इन द वायर इज इंक्रीज स्ट्रेंथ, अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा तो फोर्स, करंट बढ़ाऊंगा तो भी फोर्स बढ़ेगी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें पढ़ी थी। और उसके लिए हमने डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये देख रहे हैं आप, दिखाई दे रहा है। फिर ये सब कर लेने के बाद हमने क्या किया था कि करंट कॉइल कैरिंग कॉइल हमने पढ़ा था।
जिसमें हमने कॉइल को रखा था, तो उसके उस कॉइल के ऊपर हमारे पास टर्निंग इफेक्ट अप्लाई हो रहा था, कॉइल रोटेट कर रही थी। रोटेशन के बाद फिर हमने इसकी एप्लीकेशन डीसी मोटर में पढ़ी थी, और इसके अंदर डीसी मोटर को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। मैंने कहा था ये कम्यूटेटर कहलाता है, ये अगर आप गौर से देखें तो आपको ये कम्यूटेटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर से कनेक्टेड होती है कार्बन ब्रश रिंग्स हैं, ये आपको बताया था, कॉइल की रोटेशन समझाई थी कि किस तरीके से इसमें फोर्सेस लग रही होती हैं, और ये कंप्लीट फुल रोटेशन के उसकी डायरेक्शन को हमने क्या करना होता है, चेंज करना होता है। इसके अलावा यहाँ तक आ जाने के बाद ये फैक्टर्स बताए थे कि मैं स्पीड ऑफ मोटर को कैसे बढ़ा सकता हूँ, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने कल आपको करवाया था। कल और आज के लेक्चर के अंदर ये पूरा पार्ट जो है ये हमारा यहाँ तक, ये यहाँ तक हम जो है वो कर चुके हैं। ये पूरा पार्ट हो गया। अब सिर्फ ये वाला पार्ट आपका हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन रह गया है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर के 2 टॉपिक है कल जो मैं आपको कराऊंगा, वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, और नेक्स्ट चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि यही का यही करके खाली हो जाए, ताकि जब हम स्कूल पहुंचे तो हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका हो और हम कंप्लीटली रिवीजन पे चले जाए। ठीक है मेरा बेटा, तो बस इसको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो अभी भी कर लीजिए, 2 हैंड रेस कर लें, या अगर डायरेक्ट पूछना चाहे तो पूछ लें। जो कुछ मैंने बताया है इसके हवाले से भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो तो मुझे आप बता दें। ठीक है मेरा बेटा, चलें फिर इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।